You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके क्वेश्चंस बहुत सारे डाउट में भी बच्चे पूछ रहे हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। वैसे मेडिकल के क्वेश्चन का एक लिमिट होता है, लेकिन इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन जो है इस पार्ट से लिमिटेड वे में ही पूछे जाते हैं। क्या है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यों इसको इस कॉन्सेप्ट को देना पड़ा? बेसिकली दिस इज अ कॉन्सेप्ट और बाद में इसको जस्टिफिकेशन मिला ईएम वेव्स के प्रिडिक्शंस। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक ऐसा सिनेरियो लेते हैं, अगेन वही फैराडेज लॉ की बात। वेट अ मिनट। हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। हमने अभी तक ईएमएफ जनरेशन के दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, एक है फैराडेज लॉ और एक है मोशनल ईएमएफ। और हमने आपको बताया था कि जो ईएमएफ डेवलप होता है वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जो भी हम मैकेनिकल मूवमेंट करते हैं और हमारे कारण जो वर्क डन होता है वही हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगर इसी बात को सच माना जाए और सिर्फ यही हमारा रीजन है, तो हम एक नए सिनेरियो की बात करेंगे जहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस के साथ कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल, अगर इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है बी एंड दैट इज वेरिंग विद टाइम समथिंग बी नॉट टी, यानी हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, टी इज टाइम, और इसमें हमने कोई भी एक लूप आर्बिट्ररी शेप का रख दिया
तो हम लोग कोई भी आर्बिट्ररी शेप का भी लूप रख सकते हैं और सर्कुलर लूप भी रख सकते हैं। हमने अगर सर्कुलर लूप रख दिया, लेट्स अज्यूम दिस, नो डाउट इसका एक एरिया है, सपोज इसका हमने वैल्यू लग दिया r। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इससे जो फ्लक्स लिंक्ड होगा, दैट फ्लक्स कैन बी रिटन एज पाई r स्क्वायर into magnetic whatever be the value, that is v naught t। और फ्लक्स टाइम का फंक्शन है, मतलब फ्लक्स वेरिएबल है। तो अगर हम ईएमएफ सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज निकालना चाहें, हम लिख सकते हैं d∅dt, और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ईएमएफ का वैल्यू आ जाएगा पाई r स्क्वायर v नॉट। अगर हम कुछ टाइम के लिए लेंजेस लॉ कॉन्सेप्ट को यूज करें तो हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो हमारा दो पॉसिबिलिटी है, एक तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो भी ईएमएफ डेवलप होगा उसके कारण। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट डाल देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने लगेगा, क्योंकि उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनसाइड द प्लेन बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है विद टाइम। द रीजन इज इंक्रीजिंग फ्लक्स, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फ्लो द करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये सारी बातें हमने फैराडेज लॉ में ऑलरेडी डिस्कस करी है। बट द पॉइंट इज कि जो भी ईएमएफ डेवलप हुआ इसमें कहीं कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि ये जो रिंग था, ये लूप है, वो पहले छोटा एरिया था, बड़ा एरिया हो गया, कोई मैकेनिकल मूवमेंट हुआ। इसमें देर इज नो मैकेनिकल मूवमेंट एट ऑल। बावजूद इसके इसके अंदर ईएमएफ डेवलप हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ वजह है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैकेनिकल मूवमेंट के कारण क्यू भी क्रॉस बी वाला जो फोर्स है वो तो लग नहीं रहा। बावजूद इसके अगर करंट फ्लो कर रहा है, सपोज अगर करंट हमारा फ्लो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस करंट को फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आना पड़ेगा। कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे हम कोई भी कंडक्टर है, ये हमारा एक कंडक्टर है, और इसमें अगर करंट फ्लो कराना हो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब हम इसको एक बैटरी सेटअप करते हैं तो बैटरी का पहला काम होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना शुरू करता है, और आउटर सर्किट में इस तरह का एक करंट कंस्टिट्यूट होता है। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, और इसके कारण इसमें करंट फ्लो किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये लूप ना रहे, सपोज ये जो कंडक्टिंग लूप हमने रखा है, दिस इज अ कंडक्टिंग लूप, अगर इस लूप को हटा दे और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को भी वेरिएबल कर दे, तब भी इस रीजन में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप होने के लिए किसी कंडक्टिंग लूप की जरूरत नहीं है। कंडक्टिंग लूप है तो डेफिनेटली उस इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की वजह से इसमें करंट फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर ये कंडक्टिंग लूप ना रहे तब भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। और यहीं से फिर हमारा कॉन्सेप्ट आया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, क्योंकि अगर एक रिंग के फॉर्म में अगर डेवलप हो रहा है, फॉर एग्जांपल, इसका शेप भी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हर बार ये कंसेंट्रिक लूप्स में होगा। लेकिन हम लोग को जो चीजें पढ़नी है, हम लोग को सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन पढ़ना है। यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लेंगे वो एक सिलिंड्रिकल रीजन में लेंगे। सिलिंड्रिकल रीजन का मतलब सोलेनॉइड के अंदर। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कुछ अलग अलग शेप का हुआ तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो जनरेशन है वो अलग अलग शेप में होगा। बट हमारे लेवल पर सिर्फ और सिर्फ सिलिंड्रिकल रीजन के बारे में पढ़ना है, इसीलिए हम लोग सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हुआ तो वहां पर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। जैसे इसको हम लोग एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अराइजेस
ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड इन कूलम्स लॉ। ये उससे टोटली अलग है। तो दूसरा स्टेटमेंट हम ये लिख सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड is totally different from the Colombian इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर सबसे जो मेजर डिफरेंस एक वर्ड में बताना हो, एज इट इज नॉन कंजर्वेटिव। अब जैसे ये वर्ड नॉन कंजर्वेटिव आ गया, पूरा का पूरा जो डिस्कशन है और पूरा का पूरा जो पहले का बात है वो सब फेल कर जाएगा। सिर्फ एक बात जो वहां भी सही थी और यहां भी सही थी, वो ये है कि अगर हमको अभी भी फोर्स लिखना हो, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर अगर फोर्स लिखना हो, तो Q टाइम्स E, दिस इज वैलिड, ये वैलिड है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पर Q टाइम्स E लगेगा, ये अपने को समझ में आना चाहिए। अदरवाइज जितने भी टर्म्स हमने कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए डिफाइन किए थे, लाइक पोटेंशियल डिफाइन किया था, लाइक वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो डिफाइन किया था, ये सब रॉन्ग हो जाएंगे। तो नॉन कंजर्वेटिव बोलने से ही ये टोटली हमारा जो पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ये अलग हो जाता है। अब इसको इवेल्युएट करने के क्या तरीके हैं? तो जैसे हमने कहा कि हमको हर तरह के शेप का मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ऐसा बात नहीं है। हमको सिर्फ सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन, मैं बार बार इस बात को अब यूज नहीं करूंगा। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड in time varying magnetic field in cylindrical symmetric region। और ये रीजन हमको मिलता है विद इन सोलेनॉइड। अगर क्वेश्चन में ये चीज मेंशन ना भी हो, तब भी हमको यही कंसिडर करके आंसर करना है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये वर्ड गलती से छूट जाए, तो अगर छूट भी जाए तब भी हम जो भी रिजल्ट पढ़ते हैं वो इसी के लिए पढ़ते हैं। दूसरे तरह के सिमेट्रिकली, जैसे कि स्क्वायर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को वैरी कर रहे हैं, तो उसमें कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके बारे में हम बोल नहीं सकते। या एक सोचो क्यूबॉइडल रीजन में, ऐसा पूरा एक रीजन है जिसका क्रॉस सेक्शन एक स्क्वायर है, उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड को वैरी कर दे तो कैसा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप होगा, ये हम नहीं बोल पाते। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारा कोई सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ऊपर से नीचे तक ऐसा एक सिलेंडर है मान के चलेंगे, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड या तो इनसाइड या आउटसाइड, जैसा मर्जी वैसा बना लो। तो लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन, and magnetic field is not a space varying, it is time varying।
पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। तो टाइम वेरिंग और स्पेस वेरिंग इसके बारे में हमने आपको बताया है, पहले भी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज टाइम वेरिंग, ये एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। With respect to space, it is constant. Constant. अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर कि ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है टाइम के साथ, हमारा जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंसेंट्रिक लूप्स में होती है। इसमें जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर होता है वो कंसेंट्रिक लूप्स में होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको IEF इन शॉर्ट बोला जाए, तो IEF arises in concentric loops। सबसे पहला जो काउंटर है या फिर एक तरीके से कहा जाए तो उसका डिसिमिलैरिटी है वो यही से समझ में आ जाना चाहिए। ये कंसेंट्रिक लूप, एक क्लोज लूप कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म नहीं करता था। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें, लेकिन यहाँ पर क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको बिल्कुल अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो IEF इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड arises इन कंसेंट्रिक लूप्स। और वो कैसे राइज होंगे? तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, जैसा पहला एग्जांपल था, तो उसको अपोज करने के लिए जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना पड़ेगा। इसका मतलब कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि अगर हम कुछ यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल्स बना दें लाइक दिस, इस तरह से। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ अंदर नहीं बनते, इस सिलेंड्रिकल रीजन के सिर्फ अंदर नहीं है, इनका एग्जिस्टेंस बाहर में भी होता है। दे आर ऑल्सो आउटसाइड दिस रीजन। और ऐसा होगा कि सबका जो सेंटर है वो इस सिलेंड्रिकल का जो एक्सिस है वहां का सेंटर, और नेचर वाइज ये सब इसी तरीके से होंगे ताकि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज। ये सारे पूरे कंसेंट्रिक लूप्स में यहां से लेके इन्फिनिटी तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा दूर जाएंगे तो उसका एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो जाएगा वैल्यू वाइज, लेकिन अंदर में और बाहर में ये दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हमारा फैराडे का जो लॉ है उसी से हम इसको इवेलुएट करेंगे। जैसे हम लिखते हैं ईएमएफ, ईएमएफ दैट इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। नाउ व्हाट इज दिस ईएमएफ? ये जो ईएमएफ होता है वो एक्चुअली है क्या? तो तुम लोग को याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ईएमएफ को डिफाइन किया था। इट इज अ वर्क डन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। ये जो ईएमएफ होता है ये बैटरी एलिमेंट से और बैटरी का जो इंटरनल फोर्स है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वही हमारा ईएमएफ हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पर ये एक कंप्लीट लूप की बात की जाए तो वन कंप्लीट रोटेशन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन कंप्लीट रोटेशन अगर हम देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी वर्क हुआ, पहले तो ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है तो इसलिए वर्क डन जीरो नहीं होगा।
जनरली क्लोज पाथ में वर्डन जीरो, ये कंजर्वेटिव फील्ड का, कंजर्वेटिव फोर्स का प्रॉपर्टी होता है। फ्रिक्शन के कारण क्लोज लूप में वर्डन जीरो नहीं हो सकता। सिमिलरली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करें इस पूरे पाथ पर तो वर्डन जीरो नहीं होगा। और इसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन कंप्लीट रोटेशन जब हम देंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ यहाँ पर हमारा जो डिफाइन होगा वो वन कंप्लीट रोटेशन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया वही हमारा वर्डन होगा। और डायरेक्शन कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो टेंजेंशियल डायरेक्शन जैसे हमको पता है, वैसे डायरेक्शन हर पॉइंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा। किसी भी पॉइंट पर अगर हमसे पूछा जाए कि चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा तो फोर्स भी हमारा उसी डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स सी, ये हमारा वैलिड है। वन कंप्लीट रोटेशन में वर्डन कितना होगा इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर मैं इनसाइड पॉइंट की बात करूं या आउटसाइड पॉइंट की बात करूं, दोनों के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं, हमारा ये जो सिलिंड्रिकल रीजन है इसका रेडियस हमने ले लिया कैपिटल आर। तो वैल्यू ऑफ आईईएफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन आर, क्या मतलब है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं पूरा पूरा भी लिख देता हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन आर, अंदर के किसी पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू कितना होगा एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस और सेंटर। ये करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सब में कॉमनली होगा कि फोर्स किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर या चार्ज पर क्यू चार्ज है तो उस पर फोर्स होगा क्यू टाइम्स सी। और अगर उसको हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएल अगर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो वर्क डन डी डब्ल्यू, जो उसके कारण जो वर्क डन होगा वो होगा एफ डॉट डी एल। लेकिन हम देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, हम लोग उसी डायरेक्शन में इसको मूव करें जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एफ और डीएल के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू जो स्मॉल वर्क डन है वो हमारा हो जाएगा एफ डी एल कॉस जीरो। और ये टोटल वर्क ये हमारा हो जाएगा Q टाइम्स E डॉट डीएल, और E ए डॉट हटा दो सबसे पहले, क्योंकि ऑलरेडी F डॉट डीएल हमने F डीएल कॉस जीरो लिख दिया है, इसलिए सिंपली वैल्यूज लिखा जाए। सो Q टाइम्स E डीएल, और वन कंप्लीट रोटेशन की बात है तो यहाँ क्लोज इंटीग्रल लगा सकते हैं, और यहाँ से W डिवाइड बाई Q वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही होता है हमारा ईएमएफ। और ये हो जाएगा E डॉट डीएल और E डीएल इंटीग्रल इस पूरे क्लोज पाथ पर। तो हम देख रहे हैं कि ई और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है, और सिमेट्री सिमेट्री जो है वो ये कहती है दिस इज कॉल्ड ई। मतलब अगर यहां से इस टर्म को उठाए और फेराडेज लॉ से डी फाई बाई डी टी टर्म को उठाए, दोनों को क्लब करके हम क्या लिख सकते हैं, फेराडेज लॉ और ईएमएफ के दोनों के डेफिनेशन को मर्ज किया जाए तो डायरेक्ट हमारा एक्सप्रेशन यहाँ बनता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का, और वो ये है कि ई डॉट डी एल इंटीग्रल वेक्टर फॉर्म में अगर लिख दिया जाए तो ई डॉट डी एल इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, जो फेराडेज लॉ है। अगेन माइनस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज हुआ है, तुम चाहो तो इस माइनस को हटा सकते हो। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि माइनस को लेकर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही तुमने डायरेक्शन को श्योर किया इस माइनस का रोल खत्म हो जाता है। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्शन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करते, तो वहां पर तुमको अगर सेफ खेलना है तो तुम माइनस लेके चलो, माइनस आ रहा है तो आंसर माइनस में दे दो, जो भी चलना है जैसे भी करना है। लेकिन ये माइनस का रोल सिर्फ डायरेक्शन के लिए, इसमें मैग्नीट्यूड का कहीं कोई रोल नहीं। तो अगर हम श्योर हो गए कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होएगा, हम इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का कोई मतलब है नहीं, तो हम माइनस हटा सकते हैं। अगर ये माइनस हम तब लगाते जब हमको पता ही नहीं रहता कि हम किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहते हैं, तब ये माइनस का रोल होता है। इसलिए बहुत बार इसमें कंफ्यूजन होता है, सर आप बार बार डी फाइव बाई डी टी लिखते हैं और जबकि फेराडेज लॉ माइनस डी फाइव बाई डी टी है। माइनस डी फाइव बाई डी टी तुमको जब भी क्वेश्चन मिले तो तुम देखो कि क्या वहां पर कौन सा चीज हमारे लिए काम का है।
क्या डायरेक्शन पर फोकस किया गया है, क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड पर फोकस किया गया है, या एक रैंडम क्वेश्चन बना के दे दिया गया। अगर एक रैंडम क्वेश्चन बना के दिया है तो तुम भी माइनस डी फाई बाई डी टी करके काम क्वेश्चन खत्म करो। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात आ रही है, मैग्नीट्यूड की बात आ रही है, तो फिर हमको माइनस को बिल्कुल इग्नोर कर देना है और सीधे सीधे जो हमारा होना चाहिए वही करना है। This is how we are going to evaluate induced electric field for any region like inside point or outside point. अब फाई जो फ्लक्स है, अगर हमने कोई भी एक लूप लिया है, फॉर एग्जांपल लेट से ये डिस्टेंस हमने ले लिया r, अंदर वाला जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस ले लिया स्मॉल r। उसके लिए अगर हम यही फॉर्मूला यूज करें E डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, हमने अगेन माइनस इग्नोर कर दिया है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करने वाले हैं, डायरेक्शन हमने फिगर आउट कर लिया है, डी फाई अपॉन डी टी। अब फाई जो है वो बी इंटू एरिया इस तरह का एक्सप्रेशन लेगा। ई और डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर फिर से वही बात ई डी एल कॉस जीरो, और यहाँ पर बी इंटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया के अलॉन्ग है, एक वेक्टर के अलॉन्ग ही है, उसमें कॉस ऑफ थीटा लिखने का जरूरत नहीं है। और एरिया अगर देखा जाए तो चेंज नहीं हो रहा, मतलब डी बाई डी टी ऑफ बी टाइम्स ए अगर हमने लिखा है तो ए कांस्टेंट है, याद रखो, ए बाहर चला जाएगा। और यहाँ पर सिमेट्री जो भी है, क्योंकि हमारा जो वो सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन है, तो हम एक्सिस से कोई भी आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो एक सिमेट्रिकल पॉइंट है, सारे उस सर्कल पर सारे पॉइंट पर जो भी फील्ड होगा वो सेम ही होना चाहिए। सिमेट्री का एडवांटेज मिल रहा है, इसलिए ई यहाँ पर इंटीग्रल से बाहर जाएगा और इंटीग्रल के अंदर सिर्फ डीएल बचेगा, और यहाँ पर ए बाहर जाएगा, यहाँ पर बचेगा डीबी बाई डी टी। अब डीबी बाई डी टी को कभी कभी बी डैश ऐसा लिख सकते हैं, जैसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं एक बार तो एफ डैश लिख देते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर। चाहो तो तुम डीबी बाई डी टी लेके चलो या बी डैश लेके चलो, इट्स योर चॉइस। अब लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल ये हमको 2 पाई आर दे देगा, सॉरी ई इंटू 2 पाई आर, और एरिया हमको पाई आर स्क्वायर, उस जो रिंग का एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर है, इंटू डीबी बाई डी टी। मैं अब डीबी बाई डी टी लेके ही चल रहा हूँ, पाई विल गेट कैंसल्ड, एक आर से एक आर जाएगा, और यहाँ से हमारा ई का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा बी डैश, मैं दोनों लिख रहा हूँ, बाई 2 इंटू आर। अब बी डैश हमारा टाइम डिफरेंशियल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या डीबी बाई डी टी, सिंपल ऐसे सोच लो। तो ये हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसाइड पॉइंट पर एक्सप्रेशन हुआ, उस सिलिंड्रिकल रीजन के कहीं भी इनसाइड पॉइंट पर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ से जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ग्राफ भी हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए हमको एक बार प्रोपोर्शनलिटी वगैरह को भी देखना पड़ेगा। ये आर लेस देन आर की बात है। आर ग्रेटर देन आर के लिए क्या होगा, सारा कुछ सेम करेंगे, सिर्फ फ्लक्स में हमको थोड़ा केयर करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में कहीं कोई फर्क नहीं आएगा, जो काम हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया है बिल्कुल वही करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर में भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जहाँ है वही, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से फील्ड डेवलप हो रहा है, लेकिन जहां मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ वही डेवलप होगा, ऐसा गलत है। जो सेकेंड फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर करें फॉर आर ग्रेटर देन आर, तो लेफ्ट हैंड साइड के सारे टर्म्स बिल्कुल सिमिलर तरीके से वर्क करने वाले हैं। सिर्फ ये जो डी फाई बाई डी टी में जो फाई है, इसे बी इंटू ए जो करते हैं, ये एरिया क्या होना चाहिए। अगर हमने आउटसाइड रेडियस को भी कुछ देर के लिए लेट से अगर आर ले लिया, अगर ये रेडियस हमारा आर हो गया, तो वी शुड टेक एरिया अगेन एज पाई आर स्क्वायर आर स्मॉल और पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये एरिया क्या लेना पड़ेगा फिर, व्हाट शुड बी दिस एरिया, कैपिटल आर स्क्वायर। आज पता नहीं कितने दिन पर
लगभग सारे बच्चे प्रेजेंट हुए हैं क्लास में, और उसमें भी एक बच्चा आज भी नहीं है। नहीं तो 12, 15, 14, 16 इसी तरह से क्लास की स्ट्रेंथ रह रही है आजकल। मुझे समझ नहीं आ रहा है, सुबह में क्लास करने में दिक्कत है, इवनिंग में क्लास करने में दिक्कत है, हर जगह क्लास करने में अगर दिक्कत ही है तो फिर लगाने का क्या था। तो एरिया हमारा कैपिटल पाई कैपिटल आर स्क्वायर होना पड़ेगा। क्यों? अगेन वो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो हम लोग ने म्यूचुअल इंडक्टेंस के टाइम समझा था, वही बात यहाँ भी समझने की जरूरत है। ये हमारा आउटर लूप है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ इतने ही रीजन में है ना। अगर हम बड़े वाले ये स्मॉल रेडियस आर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हम मान रहे हैं कि ये जो खाली रीजन है यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि है नहीं। इसलिए यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर का टर्म आना पड़ेगा, और इसके बाद कहानी बिल्कुल वैसे ही है। अगर मैं सीधे सीधे ई इंटू अगेन 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ तो 2 पाई स्मॉल आर ही होगा, डीएल इंटीग्रल तो 2 पाई आर ही देगा, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डीवी बाई डी टी। तो पाई गेट कैंसिल्ड, और यहां से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा ये आ जाएगा E इज इक्वल टू बी डैश आर स्क्वायर अपॉन 2 आर, यानी कि बी डैश आर स्क्वायर 2, ये फिर से एक तरीके से कांस्टेंट ही होंगे, लेट से स्पेस के टर्म्स में हमारा E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इनसाइड पॉइंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड आउटसाइड पॉइंट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब ही हुआ कि हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। दिस इज E एंड दिस इज R। यहाँ पर हमारा R इज इक्वल टू कैपिटल R है। यहाँ तक हमारा ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी होगी और ग्राफ तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन तो बस इतने से ही सॉल्व हो जाते हैं और इतने से ही पूछे जाते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, ग्राफ क्या है, क्यों जनरेट हो रहा है, इसी से ही बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, और उस एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं और काफी अच्छे अच्छे बनते हैं। पहले हमने जो बताया यहाँ तक, क्या ये बात पूरी तो अच्छे से समझ में आ गई? एनीवन हैव एनी डाउट? तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये दोनों एक्सप्रेशंस अपने को याद होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कुछ भी याद हो या ना हो, बी डैश बाई टू, ये तो हर बार देख रहे हैं हम लोग, यहाँ भी आया था बी डैश बाई टू, और यहाँ भी है बी डैश बाई टू। एक बार है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर तो बी डैश बाई टू इंटू आर, और एक बार है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बी डैश बाई टू आर स्क्वायर बाई आर। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए। आउटसाइड पॉइंट पर और इनसाइड पॉइंट पर ये अलग अलग तरीके से चेंज होते हैं। अब इसका क्या क्या क्वेश्चन है? बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे हमने कहा था कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंडक्टिंग वायर रखने पर डेवलप होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने कुछ भी नहीं रखा है उस स्पेस में, तब भी वो ऑलरेडी डेवलप हो रहा है। और अगर हमने कंडक्टिंग की जगह नॉन कंडक्टिंग रख दिया तब क्या हो? जैसे मान लो एक हमारा सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन है, ये हमारा सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन है, और इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटसाइड, तुम कैसा भी डायरेक्शन ले लो, बार बार मैं इनसाइड ले रहा था, चलो इस बार आउटसाइड ले लो, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। और इसमें एक हमने नॉन कंडक्टिंग
इस तरह से एक नॉन कंडक्टिंग रिंग ये हमारा एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है। नॉन कंडक्टिंग ring having charge q uniformly distributed. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। रेडियस इसका ले सकते हो स्मॉल आर, ये हमारा कैपिटल आर है। और मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ये कोई भी एक फंक्शन ले सकता है। मैं बी नॉट टी लेके चल रहा हूं, तुम कोई भी फंक्शन ले सकते हो, टाइम वेरिंग, यू कैन टेक एनी फंक्शन। अब चूंकि बी नॉट टी लेने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो हमको डायरेक्शन तुरंत पता चल जाएगा यूजिंग लेंजेज लॉ कि हमारा जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में किधर डेवलप हो। तो हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ है और हम लोग करंट भी अगर एंटी क्लॉक के डायरेक्शन में डेवलप कर दें तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने लगे। वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से डेवलप। लेकिन ये रिंग जो है तो ऑलरेडी चार्ज्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली करेगा क्या? तो जैसे मैंने कहा था, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसके कारण चार्ज कंडक्टर के अंदर मूव करने लगता है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग के साथ प्रॉब्लम यह है कि इस पर जो भी छोटा सा चार्ज होगा, दैट इज डी क्यू, मैंने एक छोटे चार्ज को कंसिडर किया। यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है ई, और ई क्या होगा ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज वी डैश बाई 2 इंटू आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और सिर्फ यहीं ये फोर्स नहीं लग रहा, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर भी ये फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह जो फोर्स है वो टेंजेंशियल लग रहा है। क्या लगता है ये फोर्स जो है, चार्ज तो मूव नहीं कर सकता, कंडक्टिंग तो है नहीं, ये नॉन कंडक्टिंग है। तो ये जो फोर्स लगेगा, जो डीएफ, मैं इसको अगर मैं डीएफ नाम दे दूं, ये जो स्मॉल फोर्सेस डीएफ लग रहे हैं हर पॉइंट पर, क्या करेंगे ये डीएफ फोर्स, व्हाट दे आर गोइंग टू डू? ऐसा नहीं रिंग लग को रहा रोटेट। कि ये रिंग को रोटेट करने की कोशिश हो रही है? दे विल अप्लाई टॉर्क। नेट फोर्स अगर पूछा जाए तो ये जीरो हो जाएगा, सब वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन दे आर कॉजिंग अ टॉर्क। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस नॉन कंडक्टिंग रिंग, ये वर्ड बार बार मैं उनको दिमाग में डालना चाहता हूँ, क्वेश्चन में ये चीज जब भी दिख जाए कान खड़े हो जाने चाहिए। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन हो और नॉन कंडक्टिंग वर्ड यूज हो जाए तो दिमाग एकदम दुरुस्त हो जाना चाहिए। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और अभी हम लोग करेंगे। तो ये टॉर्क कॉज करेगा। अब टॉर्क कैसे निकालें? तो बहुत सिंपल सी बात है, टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होता है डी टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और यहाँ पर डीएफ है तो डीएफ कर दो। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, आर और एफ परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का केस है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क हो रहा है, तो हमको डायरेक्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हम देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना चाहते हैं। तो डी टाउ इज नथिंग बट इक्वल टू आर इंटू बी डैश बाई 2 इंटू आर। वेट अ मिनट, यहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखने का जरूरत नहीं है, पहले कुछ और काम करना बाकी है। अब अगर हम टोटल टॉर्क निकालें तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे पहले एक बार डी टाउ लिख लो, तो ये हो जाएगा आर डी एफ, एंड दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सारे टॉर्क सेम सेंस में है, इसलिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना, तो जो टोटल टॉर्क आएगा इसमें आर कांस्टेंट है, आर बाहर आ जाएगा, और ये डी एफ,
DF will give you the total force basically, और क्या? This DF is nothing but the total force. और टोटल फोर्स क्या है? Q into E, जो उस पर टोटल चार्ज था रिंग के ऊपर, दैट इंटू इलेक्ट्रिक, यही तो है। E क्या है? तो E हमने निकाल के B डैश बाई 2 इंटू आर, वो हम निकाल के बैठे हैं। लेकिन ये Q क्या है? ये टोटल चार्ज ऑन द रिंग। या तुम चाहो तो DF को DQ इंटू E ऐसा भी लिख सकते हो। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तुम लोग को अगर कंफ्यूजन लग रहा हो एक स्टेप और आगे बढ़ाओ। कैसे आ गया ऐसा? DF को तुम DQ इंटू E लिखो, तो टॉर्क इज इक्वल टू R इंटू DQ इंटू E। अब चूंकि पता है कि इस पूरे रिंग पर E का वैल्यू तो कांस्टेंट है, E भी बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से, तो R इंटू E और बचेगा क्या? DQ। अब DQ को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज ही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? यानी कि टॉर्क जो डेवलप होगा वो हमारा हो जाएगा R इंटू E इंटू कैपिटल Q ले लो। चलो अब यहाँ पर डिफाइन कर लिया जाए, कैपिटल Q क्या है? हमारा टोटल चार्ज ऑफ द रिंग। अच्छा, Q तो दिया ही हुआ, चलो मैं लिख भी देता हूँ, टोटल चार्ज ऑफ द रिंग। E इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका वैल्यू हम लोग को पता है बी डैश बाई 2 इंटू आर। और तुम अपना काम आसान करना चाहते हो तो बी डैश निकाल ही लो, क्योंकि हमको फंक्शन दे दिया गया है, तो हम इस क्वेश्चन का रिजल्ट भी फिगर आउट कर सकते हैं। ये हमारा सिंपली हो जाएगा बी नॉट, बी का वैल्यू बी नॉट टी है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो बी नॉट आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं, और एक जनरल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो हमको ई पता है, हमको क्यू पता है, आर रेडियस पता है, तो ये हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन हो गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। लेकिन मान लो टॉर्क से आगे भी बात आ गई, क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? तो हमको पता है कि टॉर्क हमारा होता है आई अल्फा, रोटेशन हमने पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अगर निकालना हो तो टाउ डिवाइड बाई आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना पड़ेगा, और चूंकि रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। अब चूंकि हमने एम मेंशन नहीं किया था रिंग का मास, तो मास मेंशन कर सकते हैं। टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया है, डिवाइड कर दो तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आर ई क्यू अपॉन एम आर स्क्वायर, और ई का वैल्यू बी डैश बाई 2 इंटू आर डालेंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट होता दिख रहा है। बी डैश इंटू क्यू डिवाइड बाई एम, ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ बी डैश, ये वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। हमने जो सिचुएशन दिया है उसमें बी डैश बी नॉट है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एंगुलर एक्सेलरेशन से रिंग रोटेट करने लगेगा अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग हुआ तो। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ बात करना बाकी है। अब जैसे एक तो है कि मैग्नेटिक फील्ड है और उसको हम टाइम के साथ बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। कभी कभी स्विच ऑन और स्विच ऑफ का भी केस आता है। इफ मैग्नेटिक फील्ड is switched on or off suddenly, कहने का मतलब है कि हमारा या तो रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, हमने स्विच ऑन कर दिया, वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी है कांस्टेंट, लेकिन हमने स्विच ऑन किया और उस रीजन में एक रिंग रखा हुआ था। या फिर ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम वेरिंग नहीं, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड बी, बी नॉट, और हमने स्विच ऑफ कर दिया। तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ वी स्विच्ड ऑन और ऑफ a magnetic field which a non-conducting ring having charge q is placed? क्या होगा बताओ?
श्रद्धा, हम आपसे आंसर की उम्मीद कर लगाए बैठे हैं क्योंकि ये आपके जोन का क्वेश्चन है। अगर सिखाया होगा तो ओके। देखो, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑन या ऑफ करेंगे उसमें जो टाइम इन्वॉल्व होगा डेल्टा टी। वो टाइम कितना है वी डोंट नो येट, हमको ये नहीं पता, लेकिन दैट वेरी वेरी स्मॉल। दिस सिचुएशन इज वेरी मच सिमिलर टू, हम स्ट्राइकर को जब हिट करते हैं, मैकेनिक्स से अगर इसको रिलेट करना हो, फुटबॉल को किक करते हैं, एक्सीडेंट होता है, मतलब कुछ इम्पल्स काइंड ऑफ सिचुएशन हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक होता है फोर्स लगना और एक होता है इम्पल्स लगना। एक होता है टॉर्क लगना, एक होता है एंगुलर इम्पल्स लगना। तो जो रिंग है उसके ऊपर अब टॉर्क नहीं लगेगा, डायरेक्टली एंगुलर इम्पल्स लगेगा और रिंग जो है वो रोटेट होने लगेगी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से द रिंग स्टार्ट्स रोटेटिंग। अब जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमारा किसी रीजन में बी नॉट है और उसको हमने स्विच ऑफ कर दिया या स्विच ऑन कर दिया, तो पहला तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि रोटेट करेगा कैसे। लाइक अगर मैं कुछ देर के लिए एक रीजन बनाऊं, ये हमारा सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन है और इसमें एक रिंग जो है हमने बनाया है लाइक दिस, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है और इस पूरे रीजन में पहले से मैग्नेटिक फील्ड है और वो इनसाइड द प्लेन है। लेट्स अज्यूम दिस, द मैग्नेटिक फील्ड इज देयर एंड दैट इज इनसाइड द प्लेन और ये कांस्टेंट है पूरे रीजन में। और ये वैल्यू है बी नॉट और अचानक से हमने इसको स्विच ऑफ कर दिया और पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, रिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल क्यू टोटल चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग रिंग, रेडियस स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। कैपिटल आर हमारा सिलिंड्रिकल मास सेम, इस तरीके से हमारा ये सारा वैल्यू दिया हुआ है। अब हमको सबसे पहले तो ये बताना है कि अगर रोटेट करेगा, इफ वी स्विच ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो बताओ कि किस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा। इसी प्लेन में रोटेट करेगा या परपेंडिकुलर द प्लेन रोटेट करने लगेगा, कैसा रोटेशन होगा, पहले तो यही बताना। एक इंटरेस्टिंग बात है, ये कैसे रोटेट करेगा, इस तरह से या ऐसे टाइप से, कैसे? क्लॉकवाइज इसी प्लेन में। क्लॉकवाइज। बहुत सिंपल तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं कि इसका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड अभी है और तुरंत मैग्नेटिक फील्ड ऑफ किया हमने, जीरो हो गया, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज टू जीरो। और अगर डिक्रीज टू जीरो है तो हमारा करंट ऐसा डेवलप होना चाहिए ताकि उसको जीरो ना होने दे, तो डेफिनेटली करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा ही होना चाहिए। जैसा करंट का डायरेक्शन वैसा ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इसके कारण ये रिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट होने लगेगा। तो रिंग विल, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, रिंग विल स्टार्ट रोटेटिंग
in clockwise fashion. क्या कोई उसका एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकता है? मास गिवन है, रेडियस गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड का जो इनिशियल वैल्यू था पूरे रीजन में बी नॉट, ये भी गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन। जो भी जरूरत हो बीच में अगर टर्म में जरूरत पड़े तो ले लेना, लेकिन हमको ओमेगा का वैल्यू चाहिए। अगर हम स्विच ऑफ करेंगे तो किस एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट करेगा? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा या वेरिएबल, ये भी सारी बात की जा सकती है, लेकिन पहले ओमेगा क्या होगा पहले ये निकालोगे तभी तो इसके बाद का बात होगा। चलिए इसके लिए हम देते हैं तुमको 5 मिनट, ट्राई करो। कर रहे हैं सब लोग? इसे पिछले एक्सप्रेशन में जो भी हमने निकाला है ये भी तुमको हेल्प कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर चीजों को रख रहा हूँ, इसको देख के तुम लोग कुछ सोच सकते हो। और हमने एनफ हिंट दिया हुआ है, तुम लोग अगर चाहो तो उससे बेसिस पर कुछ काम किया जा सकता है। ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करते हैं, इसका एक एडवांटेज क्या है कि मीटिंग जब एंड होती है तो उसका एक स्टैट्स आता है, और स्टैट्स में किसने कितने देर कैम ऑन किया, किसने कितनी बार हैंड रेस किया, किसने कितनी बार माइक अनम्यूट करके जो बोला, उसका ड्यूरेशन कितना है टोटल, ये सब सारा स्टैट्स उसमें कलेक्ट होता है। जैसे किसी बच्चे ने 4 बार हैंड रेस किया तो उसका 4 ऐसा करके लिख के आएगा। किसी बच्चे ने अगर माइक अनम्यूट करके अलग अलग टाइम पर कभी 10 सेकेंड कभी 15 सेकेंड ऐसा करके उसने 1-2 मिनट बात किया तो उसका भी आएगा। इस तरह से पूरा स्टैट्स आता है। और मैं जब उस स्टैट्स को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चों का या कभी हैंड रेज आया, वेरी लॉन्ग टाइम, जब से ये प्लेटफॉर्म यूजर है तब से ना हैंड रेज आ रहा है, ना माइक अनम्यूट हो रहा है, ना 1 सेकेंड का कन्वर्सेशन आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट और बात खत्म। कन्वर्सेशन जीरो है, ये चीज भयावह है। अब बार बार इस सब चीजों पर बात करके कोई फायदा नहीं है। अगर अभी तक तुम लोग को ये सारी बातें समझ नहीं आई तो अब समझा के भी कोई फायदा नहीं। ओके, एक बच्चे ने हैंड रेस किया है, मैं आंसर लूंगा, लेकिन उसके पहले 1-2 मिनट और किसी बच्चे से अगर आंसर आता है कोशिश करो। ओके, क्या है आंसर बताइए एक बार। B naught Q by M. बी नॉट क्यू बाई M. एम।
श्रद्धा, आपका भी यही आंसर है? Yes, सेम sir. आंसर Yes, या sir. अलग है? Same है. सेम। वेरी गुड। जो हमने यहाँ तक किया है ये काम, इसी के बाद हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगेन पूरा स्टार्टिंग से अपने को करने का जरूरत नहीं है। ये जो टॉर्क का एक्सप्रेशन हमने निकाला था, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। बिना यहाँ तक किए तो आगे की कहानी नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसके बाद जो काम है वो इस काम में काम नहीं आएगा। टॉर्क आर टाइम्स ई क्यू, ये अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ क्रेडेंशियल्स को शो कर देता 2m हूँ। आ रहा नीचे, क्या 2m आ रहा नीचे। सुनाई नहीं दे रहा? नीचे एक 2m मिनट, दोनों का आवाज कम है क्या? हाँ बोलो तो। डिनोमिनेटर में 2m आ रहा। अच्छा, 2 का टर्म एक और आ रहा है, देख लेते हैं। तो रिंग विल स्टार्ट रोटेटिंग। हमारा जो टॉर्क का एक्सप्रेशन है, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आया है? आर ई क्यू, आर ई क्यू। और ई हमने पहले ही निकाल के रखा है, बी डैश बाई 2 इंटू आर। तो वैल्यूज पुट करके हम लोग टाउ इज इक्वल टू आर क्यू आर बाई 2 इंटू बी डैश, ऐसा लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी बी बाई डी टी। अब यहां पर कहोगे सर बी तो कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी जीरो हो जाना चाहिए। वेट, जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था तब का हमारा रिंग रोटेट नहीं करेगा, तो स्विच ऑफ करने के बाद रोटेट करेगा। इसलिए यहां पर टाउ, हम dt को इधर लेके आएंगे और टाउ dt ये हो जाएगा एंगुलर इंपल्स। टॉर्क dt, f dt होता है हमारा इंपल्स, टाउ dt होता है एंगुलर इंपल्स। और राइट हैंड साइड में हमारा बचेगा q टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन 2 dv इंटीग्रल। अब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो से या तो बी नॉट होगा या बी नॉट से जीरो होगा। जैसे हमने यहाँ पर स्विच ऑफ का है, स्विच ऑफ का है तो बी नॉट से जीरो हो रहा है, बी नॉट टू जीरो, यही चेंज हो रहा है। अगर स्विच ऑन करते तो जीरो टू बी नॉट होता है। और यहां पर भी हमको ये नहीं करना है कि माइनस साइन यहां पर आएगा तो माइनस लाना है, माइनस का कोई मतलब है नहीं। हमने माइनस को कंसीडर कर लिया, वो कैसे रोटेट करेगा, वो माइनस हो चुका है, इसलिए माइनस से हमको बचना है। कभी भी इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां भी माइनस आता है वो सिर्फ डायरेक्शन को डिपेक्ट कर रहा है, और हमने डायरेक्शन के बारे में पहले ही बात कर ली है। इसलिए हम यहां पर भी अगर इंटीग्रेशन लिखोगे, डीबी का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, अपर लिमिट जीरो लोअर लिमिट माइनस बी नॉट करोगे तो एक माइनस आ जाएगा, लेकिन हमको माइनस नहीं लेना। और दूसरी बात, ये जो एंगुलर इंपल्स होता है वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक जो नॉर्मल रोटेशनल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है वो मैं अगर लिखूं, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो टाउ dt इंटीग्रेशन है ये सीधे सीधे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? फाइनल एंगुलर मोमेंटम दैट इज आई ओमेगा माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो। प्योर रोटेशन के केस में आई ओमेगा हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम। तो सीधे सीधे अगर हम इक्वेट कर दें, यानी कि आई ओमेगा इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर बाई 2 एंड डी बी इंटीग्रेशन लिमिट पुट कर देंगे तो ये हमारा सिंपली बी नॉट आ जाएगा। अब आई ये हमारा एक रिंग है और रिंग के लिए हमारा होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉरी एम आर स्क्वायर, 2 का टर्म नहीं होता, एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 बी नॉट। यहाँ से आर स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड और फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा ओमेगा का वो आ जाएगा क्यू बी नॉट बाई 2 एम।
और इस एंगुलर वेलोसिटी से, जो कि कांस्टेंट है, रिंग रोटेट करने लगेगा। बिल्कुल सही बात है, 2 का टर्म आएगा। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? कहीं पर भी कहीं दिक्कत है तो तुम लोग क्रॉस क्वेश्चन करके क्लियर कर सकते हो कि हमने ये पूरा क्वेश्चन किया कैसे। इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट टॉर्क निकालने तक ही था और दूसरा उसके आगे की कहानी है। तुम्हारे लिए ओमेगा का वैल्यू ये रेयर है पूछना, ये इंजीनियरिंग में पूछते हैं, लेकिन रोटेट कैसे करेगा, डायरेक्शन कैसा होगा और रोटेट करेगा, ये बात जानना ये तुम्हारे लेवल पर है। तो ये हमको जानना पड़ेगा। और अगर इतना हम सब कुछ कर ही रहे हैं तो फिर हम उसको ओमेगा निकालने के लिए क्यों छोड़े, तो भी निकाल दिया। अब हमको एक बात बताओ, अगर ये जो रिंग है, ये रिंग की जगह अगर हमारा डिस्क होता, सोचो उसी प्लेन में हम रिंग की जगह एक डिस्क डाल देते, क्या डिस्क भी रोटेट करने लगता? यस और नो? नॉन कंडक्टिंग, डेफिनेटली नॉन कंडक्टिंग। वो जो रीजन है सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन, उसके अंदर हमने एक डिस्क रख दिया आर रेडियस का, रिंग नहीं डिस्क। सब कुछ सारे क्रेडेंशियल सेम कर दिए, मास सेम, रेडियस आर, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, ये सब कुछ हमारा सेम है। और हमने फिर से वही मैग्नेटिक फील्ड को या तो स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया, या फिर पुराने क्वेश्चन में चले जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल कर दिया। तो क्या उस केस में डिस्क जो है वो रोटेट करेगा, डिस्क के ऊपर टॉर्क लगेगा, और स्विच ऑफ स्विच ऑन कंडीशन वाली बात आ जाए तो क्या डिस्क रोटेट करेगा, यस और नो? हाँ। उस केस में भी डिस्क रोटेट करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो टॉर्क जो हमने निकाला है, ये टॉर्क का एक्सप्रेशन थोड़ा सा हमको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हमने कहा आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन डिस्क के लिए आर भी वेरिएबल होगा। तो अगर हमको टोटल टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना है तो हमको एक एलिमेंटल रिंग एट ए डिस्टेंस एक्स विथ डी एक्स इस तरीके से लेके और फिर उसको 0 to r इंटीग्रेट करके तब हमको टोटल टॉर्क कितना बनेगा वो मिलेगा। मतलब ये जो टॉर्क का एक्सप्रेशन रिंग के लिए हमने निकाला है, ये एज अ बेसिक और ये एक बेस की तरह वर्क करेगा। अगर हम इसकी जगह डिस्क डाल देंगे तो तुम चाहो तो उसमें भी टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, और इस टॉर्क का एक्सप्रेशन सेकंड वाले सिचुएशन में जैसे हमने यूज किया बिल्कुल वैसे ही यूज करके हम रिंग की जगह डिस्क डालेंगे तो वो किस ओमेगा से रोटेट करेगा वो भी निकाल सकते हैं। और ये कभी एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत यूज है, बहुत सारा। उसमें एक एप्लीकेशन इस तरह के क्वेश्चन है, अचानक से मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल डाल दिया। और इन सारे केसेस का सबसे जो की पॉइंट है वो है नॉन कंडक्टिंग। ये सब में नॉन कंडक्टिंग वर्ड यूज किया जाएगा। जैसे ही नॉन कंडक्टिंग वर्ड यूज किया गया तो तुमको समझना पड़ेगा कि ये इसी पार्ट से क्वेश्चन है, क्योंकि अगर कंडक्टिंग होता तो नॉर्मल करंट फ्लो करेगा और उसको फेराडेज लॉ से भी निकाल सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पर हम लोग बात करें, ठीक है? जो नेक्स्ट वैरायटी है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या है? जैसे मान लो ये अगेन हमारा एक
सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, इंक्रीज हो रहा हो डिक्रीज हो रहा हो, ये सब डिपेंड करता है, जो भी हो उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड हमने अंदर ले लिया और मैं बार बार बी नॉट टी ले रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा वैसा ही होगा। जैसा क्वेश्चन में हमारा टर्म रहेगा वैसा करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड को हमने ले लिया बी नॉट टी और हमने एक रॉड, अब ये रॉड कैसा होगा, ये रॉड ऐसा हो सकता है, ये रॉड अंदर हो सकता है, ये रॉड अंदर और बाहर कैसा भी हो सकता है। एक रॉड ले ली, जैसा मैंने कहा कि रॉड का ओरिएंटेशन कहीं भी हो सकता है, पूरा का पूरा रॉड अंदर, पूरा का पूरा रॉड बाहर, आधा अंदर आधा बाहर। लेकिन हम लोग इसको सिंपल तरीके से पहले समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए बाहर वाला और ये अंदर बाहर दोनों वाला इसको हम कुछ देर के लिए रब कर देते हैं। मान लो एक रॉड है जो इस तरह से प्लेस्ड है लाइक ए एंड बी, और इसका डिस्टेंस सेंटर से लेट से हम ले लेते हैं r/2। कोई भी एक वैल्यू दिया जाएगा, या तो रॉड का लेंथ दे दिया जाए या सेंटर से डिस्टेंस दे दिया जाए, क्योंकि तभी तो हम इसका लेंथ निकाल पाएंगे, बिना लेंथ के तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। या तो ए बी का लेंथ दे दिया जाए, अगर ये कैपिटल आर हो तो जो रॉड का प्लेसमेंट है वो कितने डिस्टेंस पर, अगर ये भी फिगर आउट कर लेते हैं तो भी हमारा लेंथ निकल जाएगा बहुत आसानी से। और हमसे पूछा जाएगा कि इस ए बी के क्रॉस कितना ईएमएफ डेवलप होगा, व्हाट विल द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द रॉड ए बी। What EMF would be developed across AB? वाला तो क्वेश्चन यही है कि क्यों EMF डेवलप होगा, कौन बताएगा। ये कंडक्टिंग रॉड है, याद रखना, दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड, ये नॉन कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टिंग रॉड। पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये डेवलप ही क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज गेटिंग डेवलप। कौन बताएगा, बताओ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा होगा, तो उसकी वजह से ए बी में जो चार्ज होगा वो मूव करेगा, तो उसकी वजह से फील्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा होगा। वेरी वेरी गुड। एक्चुअली हमने देखा है कि जब भी सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और वो कॉन्सेंट्रिक लूप्स में होते हैं। फॉर द टाइम बीइंग अगर हम लोग यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लें तो यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करेंगे और इस लाइन से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, ये हमारा ई का डायरेक्शन होगा। उस पॉइंट पर जो रॉड हमारा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के बीच में एंगल, अगर मैं इसको थीटा ले लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जरूर बनेगा, ई कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं वैसा ही एक पॉइंट, जैसे यहाँ से मैंने एक सिमेट्रिकल पॉइंट जैसे ये x डिस्टेंस पर है, वैसा ही x डिस्टेंस पर पॉइंट इधर ले लिया, इसका ये मिडिल पॉइंट के इधर ले, तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। सर्कल बना के टेंजेंट ड्रॉ करने वाला बात है, वही बात है। तो यहाँ पर भी अगर हम सिमेट्री से इस एंगल को थीटा बोल दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस रॉड के लॉन्ग आएगा, ई कॉस थीटा। और ये जो ई कॉस ऑफ थीटा फील्ड है रॉड के लॉन्ग,
वो इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और इसके कारण एक टर्मिनल की तरह ये रॉड बिहेव करने लगेगा, एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा। और यही चीज मोशनल ईएमएफ के दौरान भी हमने देखा था कि फोर्स लगता है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक बैटरी की तरह बिहेवियर आ जाता है, मतलब ईएमएफ डेवलप हो गया। तो इस रॉड के क्रॉस भी एक ईएमएफ डेवलप होगा। अब जो फॉर्मल तरीका है इसको सॉल्व करने का वो काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम लोग उस तरीके से भी एक बार इसको सॉल्व करेंगे ताकि समझ में आए कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, और उसके बाद फिर एक जनरल जो कि सबसे सिंपल तरीका उससे सॉल्व। मैं इस रॉड को बाहर की तरफ ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स से द रॉड इज दिस, ये हमारा रॉड है, ये हमारा सेंटर है, ये डिस्टेंस कुछ r/2 है। जरूरत पड़ा तो इस वैल्यू को पुट करेंगे। और हमने क्या किया, हमने x डिस्टेंस पर dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लिया और dl l डिस्टेंस पर dl विड्थ का एक एलिमेंट ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, इस तरीके से ले लिया। और इस पॉइंट पर हमको पता है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है का डायरेक्शन 90 डिग्री पर है, एंड दैट E इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग R रखें तो B'/2 इंटू R ये है। और ये एंगल को अगर हमने थीटा पकड़ा है तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो E cos ऑफ थीटा है, बेसिकली E cos ऑफ थीटा इंटू dx। यही हमारा ईएमएफ कॉज करने वाला है इस रॉड के अंदर और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला है। कायदे से अगर A से B, मतलब ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना हो तो E cos ऑफ थीटा इंटू dx और इंटीग्रेशन का लिमिट माइनस जो भी वैल्यू दिया गया है L/2 to L/2 वैसा हम लोग कर सकते हैं। तो L तो हमको गिवन नहीं है, हम लोग चाहें तो L निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे, तो ये रेडियस R है एंड दिस एंगल इज लेट से अल्फा, तो R sin अल्फा R/2 है, sin अल्फा 1/2 और अल्फा हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो पार्ट है रॉड का हमारा हो जाएगा R cos अल्फा, और अल्फा 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा R√3/2। क्योंकि हमने रेफरेंस यहां से लिया x का, तो -√3r/2 से +√3r/2 इस तरीके से इस इंटीग्रेशन को करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि ये जो थीटा है ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा और ये एंगल हो जाएगा थीटा। हमको R भी चाहिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो B'/2 इंटू R है। तो छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसमें R को इन टर्म्स ऑफ अगर x निकालें तो देखो तो ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये x है, ये स्मॉल r है, ये हमारा R/2 है और ये एंगल हमारा है थीटा। तो अगर हम साइन ऑफ थीटा निकालें या फिर कॉस ऑफ थीटा निकालो, क्योंकि R/2 कांस्टेंट है तो R/2 के टर्म्स में निकालना ज्यादा बेटर होगा। कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा ये हमारा आ जाएगा R/2 बाई R, तो स्मॉल r इज इक्वल टू R/2 कॉस थीटा। अब हम लोग ईएमएफ कितना डेवलप हुआ वो निकालते हैं। ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने का समय आ गया है। -√3r/2 से √3r/2, E का वैल्यू B'/2, R का वैल्यू है R/2 cos थीटा।
इंटू कॉस थीटा इंटू dx। तो हमने इसीलिए कॉस थीटा को x के टर्म्स में नहीं लिखा, क्योंकि हम कॉस थीटा कैंसिल आउट होता है। चाहते तो हम कॉस थीटा ना लिख के r का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r/2 और x लिख देते, बट फिर भी वो कैंसिल आउट ही होता, इसलिए हमने इसको थीटा के टर्म्स में ही रहने दिया। अब देखोगे तो ये पूरा इंटीग्रल बहुत आसान हो गया, सिर्फ यहां तक लाना बहुत बड़ी बात है। b डैश बाई 2 और 2 यहाँ पर ये हमारे हो जाएंगे 4, b डैश अपॉन 4। ये b डैश कांस्टेंट है, db बाई dt पोजीशन के साथ चेंज नहीं हो रहा है, x के साथ वैरी नहीं कर रहा है, इसलिए dx इंटीग्रेशन में सिर्फ रह जाएगा और माइनस √3r/2 से √3r/2 अगर हम इंटीग्रेशन करें, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और लिमिट पुट करने पर ये हो जाएगा b डैश बाई 4 इंटू √3r/2 माइनस √3r/2 बेसिकली प्लस हो जाएगा √3r/2। लिमिट पुट करने के बाद की सारी बातें हो रही हैं, तो ये हो जाएगा √3r b डैश अपॉन, ये ईएमएफ डेवलप होना चाहिए बाई फॉर्मल मेथड। पहले ये समझ आ गया है, एक आर इसमें का टर्म था, कहाँ पर d डैश r/2 2 cos थीटा था। तो b डैश r/2, तो r की जगह तो r/2 लिखा है ना हमने, ये स्मॉल r की जगह r/2 cos थीटा लिखा ना। तो कैपिटल R रहेगा ना? एक मिनट, यहाँ पर स्मॉल r इज इक्वल टू r/2 cos ऑफ थीटा ये है, और e cos थीटा dx, e का वैल्यू b डैश बाई 2 r की जगह r/2 cos थीटा इंटू dx, r है हमारा। ओके, r बाहर जाएगा ऐसा बोल रहे हो, ये r होगा, r² होगा, सॉरी ये एक r का टर्म छूट गया, हाँ √3/4 b डैश r², ऐसा हमारा टर्म आया। ये फॉर्मल तरीका है, नो डाउट ये करने में थोड़ा डिफिकल्टी जाएगा, मुश्किल है, और ये अगर रॉड अंदर और बाहर दोनों हो जाए तो सर दर्द और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन हमने माइनस l/2 से l/2 जो किया है, ये इंटीग्रेशन हमको दो पार्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और होगा, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और होगा, और इसको हम कर नहीं पाएंगे, लंबा खींचना पड़ेगा। लेकिन इस डिस्कशन को हम यहीं पर होल्ड करते हैं और हम एक ऑल्टरनेटिव तरीका यहाँ पर तुमको बताते हैं। सोचना यह है कि ये क्यों वर्क कर रहा है, हम इस पर बहुत ज़्यादा आज बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम तरीका बता देंगे कि ऐसे कर सकते हैं। क्यों रिजल्ट आ रहा है इस पर थोड़ा सा अगर तुम सोच के आंसर करोगे तो ये सही रहेगा। जैसे मैंने तुमको दिया ये रॉड ए बी और इसके क्रॉस कितने ईएमएफ डेवलप हो रहा है, ये क्वेश्चन है। ये हमारा सेंटर है और सेंटर से डिस्टेंस हमको पता है r/2। डिस्टेंस है, मैंने कहा तुम एक और ऐसा ही रॉड अपने मर्जी से लो और सेंटर से कनेक्ट कर दो। अब ये एक क्लोज लूप बन चुका है। नाउ OAB इज अ क्लोज लूप। ये जो हमने OA और OB ये जो रॉड लिया है वो अपनी मर्जी से लिया है, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं था। और अब जितना भी इसके अंदर फ्लक्स बन रहा है, अगर हम ईएमएफ निकालना चाहते हैं इस पूरे लूप से कितना ईएमएफ डेवलप होगा, तो बिल्कुल देर किए बिना d∅dt जो फैराडेज लॉ है वो यूज कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू d/dt ऑफ जो भी शेडेड पोर्शन का एरिया होगा, दैट इज A
इंटू बी ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटू डीबी बाई डी टी, तो बी डैश भी लिख सकते हैं। और एरिया क्या होगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट। ये डिस्टेंस, ये रॉड का लेंथ कितना होगा, तो हमने कुछ देर पहले ही देखा है √3r/2, और ये √3r/2, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा √3r। और भी तरीके इसको निकालने के, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो, कोई बुराई नहीं। ये √3r हो गया, तो एरिया हमारा हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू √3r²/4। मतलब ये जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो √3r²/4 इंटू बी डैश, ये आना चाहिए फैराडेज लॉ से। और यहीं पर हमने जो जनरल तरीके से निकाला था उससे भी वही रिजल्ट आ रहा है। तो क्यों हम जबरदस्ती का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को देख के क्वेश्चन करें जब हमारे पास अदर अल्टरनेटिव मौजूद। इसे 2 लाइन में क्वेश्चन बन गया। नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा हुआ क्यों? ये एक्स्ट्रा रॉड लगाने से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि OA और OB, इस रॉड में कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। जैसे हम बोल रहे हैं AB के क्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा, इसका मतलब OA और OB में कोई ईएमएफ डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटायर लूप में अगर इतना ही ईएमएफ डेवलप हो रहा है तो OA और OB में या तो डेवलप ही नहीं हो रहा है या इक्वल एंड अपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है, क्यों ये वर्क कर रहा है, ये हमको समझने का जरूरत है। इसका रीजन हम, अगर आज क्लास का अंत तक कोई बता देता तो अच्छी बात, नहीं तो अगले क्लास में बता दे तो भी चलेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फर्क नहीं पड़ता कि रॉड कैसे रखा गया है। मतलब मान लो जो रॉड है हमारा, आधा अंदर आधा बाहर हो। 2-3 एग्जाम्पल मैं एक ही साथ ड्रॉ कर देता हूं ताकि तुम लोग को थोड़ा समझ में आए। जैसे एक रॉड हमने रखा यहां से यहां, एक रॉड हमने रखा यहां से यहां, और हमसे पूछा जाए कितना ईएम डेवलप होगा। तुम क्या कर सकते हो, अपने मर्जी से ऐसे रॉड निकाल सकते हो, सॉरी ऐसे रॉड लगा सकते हो, और फ्लक्स जो बन रहा है, मैं नीचे वाले का भी बना देता हूं। ऊपर वाले रॉड के लिए जो फ्लक्स हम देखेंगे और जो फ्लक्स हम लेंगे, वो फ्लक्स सिर्फ इतने से रीजन में होगा। और नीचे वाले के लिए जो फ्लक्स लेंगे उसमें मेन हमारा एरिया। इस पूरे क्वेश्चन में देखोगे तो सिर्फ एरिया ही है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आया है ईएमएफ डेवलपमेंट का, वो क्या है, वो A टाइम्स dB बाई dt है। तो dB बाई dt तो एक बार डिफरेंशिएट करने से आ जाएगा। मेन तो हमको समझना है एरिया क्या होगा। एरिया, ये जो शेडेड पोर्शन हमने दिखाया है यही है एरिया। ऊपर वाले रॉड से अगर निकालना हो तो सिर्फ ये एरिया लेना होगा। अब ये एरिया कैसे लेना है, ये भी हमारा एक अलग ज्योमेट्री काम है। ये निकालना कि ये एरिया क्या होगा, ये सोच सकते हैं, या फिर नीचे एक सेक्टर है इसका एरिया क्या होगा, ये तो सिंपल है। मान लो अगर इस एंगल को मैं कुछ देर के लिए थीटा बोल दूं, तो ये जो एरिया है, इस एरिया का वैल्यू हो जाएगा θ/2r²। ये बहुत सिंपल है। लेकिन अगर इस एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर एक ट्रायंगल होगा और ये एक सेक्टर होगा। दिस इज अ सेक्टर एंड दिस इज अ ट्रायंगल। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा ये टोटल एरिया निकलेगा। और इस एरिया को dV बाई dt से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सीधे सीधे ईएमएफ आ जाएगा, बिना कोई लाग लपेट के। तो जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें हमको बिना देर किए
सेंटर से रॉड्स ज्वाइन करने हैं और काम कर लेना है। बट अगेन हम क्वेश्चन को अभी भी ओपन रख रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्या ये जो रॉड हमने एक्स्ट्रा ज्वाइन कर रहे हैं इसके अंदर ईएमएफ डेवलप होगा ही नहीं? ये भी तो कंडक्टिंग रॉड है। जब ए बी रॉड में ईएमएफ डेवलप हो रहा है तो उन दोनों रॉड में क्या दिक्कत हो गई? और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? ये क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है, थोड़ा सोचोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। इफ एनीवन वांट टू आंसर नाउ यू कैन आंसर। अब बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल में है तो वो रॉड के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो फील्ड का कोई भी कंपोनेंट रॉड के अलोंग नहीं होगा। एग्जैक्टली यही वो रीजन है जिसके कारण जब भी हम एक रॉड ज्वाइन कर देंगे, और ये सेंटर से ही ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारा जो भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा भी हो कंसेंट्रिक सर्कल में होगा। और अगर हम ओए और ओबी रॉड को कुछ देर के लिए रियलाइज करें, ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ ऐसे होंगे। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, इसलिए हमने बढ़ता हुआ वेक्टर दिखाया है। इसका कोई भी कंपोनेंट इस रॉड पर नहीं आएगा, ये सब 90 डिग्री पर। तो हम श्योरिटी से बोल सकते हैं कि ओए और ओबी के क्रॉस कोई भी ईएमएफ डेवलप होगा ही नहीं। और इस लूप में अगर कोई फ्लक्स के चेन से ईएमएफ डेवलप हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एबी के क्रॉस ही होना पड़ेगा। और इस पूरे लूप पे कितने ईएमएफ डेवलप होगा ये तो हम फैराडेज लॉ से भी निकाल सकते हैं। और 3 रॉड है, 3 रॉड में 2 से हम श्योर हो गए कि ईएमएफ डेवलप उसके क्रॉस हो ही नहीं रहा, तो जो बचा कुचा है वो तो उसी के क्रॉस डेवलप होगा। इसलिए ये हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। इसको फॉर्मल तरीके से करने पर काफी टाइम टेकिंग पेचीदा दिखता है, लेकिन अगर इस तरीके से सोचोगे तो बिल्कुल एक एक लाइन में सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी क्वेश्चन हैं, एक आध क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लगभग सारे क्वेश्चन अब इसके बाद सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कोई भी अब डाउट नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, जैसे एक है हमारा चॉक कॉइल, एक है हमारा एसी जनरेटर, एक है हमारा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा टॉपिक है जो कि एसी में दिया गया है, बट उसका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर का है। चॉक कॉइल एक एलआर सर्किट है, उसके बारे में भी बात करनी है। और एसी जनरेटर ये एसी में दिया गया है, लेकिन उसका डिस्कशन भी इसी चैप्टर का पार्ट है। तो ये तीनों जो छोटे छोटे टॉपिक्स बच गए हैं, इसको अगले क्लास में हम लोग करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे दिखेगा तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तुम लोग उसको सॉल्व करना। बाकी जो लिप वगैरह हमने दिया है वो तो सॉल्व करना ही है। कमिंग वेडनेसडे को आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। तब तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फॉर श्योर। तो मैं लिख देता हूं ताकि तुम लोग भूलो मत। वेडनेसडे ऑनलाइन टेस्ट EMI। इसमें ये टेस्ट बहुत बेसिक लेवल का होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई वाला टेस्ट हम सोच रहे हैं, थोड़ा बेसिक रखें। उसके बाद सेकंड टेस्ट जो ऑफलाइन हो वो थोड़ा सा उसको अच्छा करें, ताकि एक बार कम से कम। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसको अच्छे से दो। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा जो ऑफलाइन हो सकता है, उसमें फिर हम लोग थोड़ा सा इससे अच्छे लेवल का टेस्ट रखेंगे। और पॉसिबिलिटी है कि उसमें हम पूरा मैग्नेटिज्म एंड EMI क्लब कर दें। देखते हैं, वो डिपेंड करता है टेस्ट के ऊपर। या फिर एसी कंप्लीट करने के बाद, EMFs कंप्लीट करने के बाद एक दो पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का टेस्ट कर दे। मैं देख रहा हूँ कैसे सिलेबस कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहा है, उस तरह से इस पर डिसीजन लेंगे। लेकिन अभी ये ऑनलाइन टेस्ट EMI का होगा कमिंग वेडनेसडे, ये याद रखें। थैंक यू।